मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। और स्वागत है वियना इन 15,000 के डे 1 में। पिछले एपिसोड में मैं आपको ये तो बता ही चुका हूं कि मेरे इस हॉस्टल में 3 दिन और उन्हीं 3 दिनों के खाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सारे खर्चे मिला के सिर्फ 7,500 रुपए ही खर्च हुए थे। और इस वीडियो में निकलेंगे बाहर और देखना शुरू करेंगे वियना बाकी बचे 7,500 रुपयों से। और मेरे दिन की शुरुआत जनरली होती है सारे डिवाइसेस के फ्रेश मेमोरी कार्ड जो पिछली रात को खाली किए थे उनको सेट करके और गिम्बल्स को बैलेंस करके इक्विपमेंट सारी पैक करके। तो इसीलिए आधा पौना घंटा मेरे को सिर्फ इसी काम के लिए चाहिए होता है हर सुबह, जो किसी आम बंदे को या आम ट्रैवलर को नहीं चाहिए होता। तो इसीलिए इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। और हॉस्टल में ये सब निपटा के फिर मैं काम पे निकलता हूँ। तो मैंने होटल और हॉस्टल जिसके अंदर मैं रुका हूँ वो है ठीक सामने है चौक पे, और इस तरफ है वो यू दिख रहा है अंडरग्राउंड। यहाँ पे एम नहीं होता, यहाँ पे यू होता है अंडरग्राउंड का। वो सामने यू केपलर प्लास स्टेशन 1 मिनट की वॉक है सीधा स्टेशन में। तो जी हॉस्टल से 100 कदम की दूरी पे है ये स्ट्रीट जहाँ पे सस्ता खाना और सिम मिल जाते हैं, और साथ ही है ये केपलर प्लास मेट्रो स्टेशन या फिर यू फॉर अंडरग्राउंड स्टेशन, और होटल वो ठीक सामने। बस फिर यहां से लीजिए अपना 3 दिन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पास, जो कि पड़ता है अराउंड 1,300 रुपए में, जिसमें ट्रैम्स, बसेस और मेट्रो सब इंक्लूडेड होती हैं। एक है टिकट, एक है रसीद, और बाकी है चिल्लड़। फिर अपनी टिकट वैलिडेट कीजिए और जाइए सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ। तो वियना का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरे यूरोप के सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में से एक है। ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही साफ है, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही फ्रीक्वेंट। एज यू कैन सी मेट्रो स्टेशन बहुत ज़्यादा साफ सुथरे हैं, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं है, और ट्रेन्स जो है हर 3 या 4 मिनट में आती जाती हैं, ट्रांसफ़र करती रहती हैं। इट्स रियली गुड एंड आई वुड से कि अगर आप वियना एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेट्रोज़ के जरिए ही करिए। 5-6 लाइंस है एक दूसरे को जिगजैग करती हैं। स्टीफन प्लाट्स जो है वो सेंट्रल मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे आप आके सिटी के सेंटर में पहुँच सकते हैं और वहाँ से कहीं पे भी जा सकते हैं। ऑल द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर कनेक्टेड थ्रू द एंटायर इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ मेट्रो लाइंस। इट्स रियली गुड, रियली फास्ट, रियली एफिशिएंट। दो इट्स एक्सपेंसिव। यहाँ पे एक सिंगल जर्नी टिकट 2.4 यूरो की पड़ती है, और अगर ट्राम में वही टिकट खरीदेंगे तो 2.6 की पड़ेगी। एक टिकट लेने के बाद आप कितने भी स्टेशन जा सकते हैं एक डायरेक्शन में। ये नहीं है कि आप एक टिकट लें और उसके बाद 2 स्टेशन वापस आ जाएं उसी पे 1 घंटे के अंदर। नो, बस फिर मेट्रो में हो जाइए सवार और केपलर प्लास से 1, 2, 3 और चौथा स्टेशन है स्टीफन प्लास, जो कि सिटी सेंटर है और ये हर मेट्रो लाइन में हाईलाइटेड है। तो जी मैंने हॉस्टल से केपलर प्लास मेट्रो स्टेशन में पहुंचा और 4 स्टॉप्स में मेट्रो ने पहुंचा दिया वियना के डेड सेंटर में। सेंट स्टीफन स्क्वायर, जिसका नाम इस हिस्टोरिक कैथीड्रल पर पड़ा है, बट पहले जरा इन सीढ़ियों से बाहर तो निकलें। वियना में बजे हैं सुबह के 7 और ये बेस्ट जगह है वियना एक्सप्लोर करने के लिए। मैं हूँ सेंट स्टीफन्स कैथीड्रल के ठीक सामने सेंट स्टीफन्स प्लास स्क्वायर में। ये बेसिकली सिटी का मेन स्क्वायर है। सारी टूरिस्ट अट्रैक्शंस आसपास है। 5-7 मिनट की वॉक है। छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ से आप निकल के अलग अलग जगहों पर जा सकते हैं, चाहे वो कैफे डे मेलो जो कि रॉयल पेस्ट्री शॉप है, हॉफबर्ग पैलेस हो, इंपीरियल म्यूजियम्स हो, हर चीज़ यहाँ से 5-7 मिनट की वॉक पे है। एंड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ वियना दिस कुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। आई गेस लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पहली जगह जहाँ मैं जा रहा हूँ ऑब्वियसली सेंट स्टीफन्स कैथीड्रल, क्योंकि ये डेड सेंटर में है। कैथीड्रल बेसिकली किसी भी सिटी का मेन चर्च होता है। ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल दिख रहा है ये 10th सेंचुरी का फेमस गॉथिक स्टाइल है, और इस चर्च के इनिशियल हिस्से सन 1100 तक पुराने हैं।
और इसकी हाइलाइट्स में शामिल है सन 1447 का बना ये ऑल्ट पीस। और क्योंकि सारे सेंटर की सारी गलियां आके यहीं पे कन्वर्ज होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे भीड़ बहुत होती है। और स्क्वायर से निकलिए मेन मार्केट स्ट्रीट पर और बढ़ चलिए सीधा हॉफबर्ग पैलेस की तरफ। तो वियना घूमने का असली मज़ा जो है वो तो यहाँ पे सुबह सुबह निकल के आराम से एक बढ़िया सी वियनीज स्टाइल कॉफ़ी लेनी है, साथ में लेना है वियनीज केक, चाहे वो ज़ाकरटाउट हो या फिर एप्पल स्ट्रूडल, और वो खाने के बाद निकल जाइए के ओल्ड टाउन की खूबसूरत गलियों में शॉपिंग कर सकते हैं, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एंजॉय कर सकते हैं। ज़रा जगहों पर टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, चर्चेज़ हैं, इट्स रियली प्रिटी, इट्स एन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। और रास्ते में आपको दिख जाएंगी घोड़ा गाड़ियां और विंटेज दिखने वाली गाड़ियां, जो कि एक्चुअली बिल्कुल भी पुरानी नहीं होती, बस दिखाने के लिए। बट ज्यादातर एबल और समझदार लोग ये एरिया पैदल ही एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे लैंडमार्क सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के भीतर हैं। और क्योंकि ये वियना है, तो यहाँ फैमिली टूरिज्म बहुत पॉपुलर है और भीड़ हमेशा मिलेगी। और मार्केट का ये हाल, इतनी भीड़ तो तब है जब यहाँ पे एक्चुअली संडे है और सारी की सारी शॉप्स बंद है। आपको जितने भी स्टोर्स दिख रहे हैं अभी तक, वो सारे के सारे क्लोज है, चाहे वो H&M ज़ारा हो, चाहे फिर वो हुगो बॉस टाइप स्टोर हो। सिर्फ सोवेनियर स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स खुले हैं, बाकी सब बंद है, एवरीथिंग इज क्लोज एंड स्टिल इट्स रियली क्राउडेड। दैट्स द इनर सिटी ऑफ वियना। और स्टीफन प्लाज से हॉफबर्ग पैलेस की तरफ जाते हुए आप इस बढ़िया से कोर्टयार्ड पे आ सकते हैं, जहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं। और यहाँ पे मूर्तियाँ यहाँ के फेमस, बहुत ही सेलिब्रेटेड किंग फ्रांस योसेफ द फर्स्ट की। और ये जगह जो है ये बेसिकली ऑगस्टीन केलर बियर गार्डन के पास है। ये बहुत ही पॉपुलर बियर गार्डन है। यहाँ पे बियर गार्डन्स होते हैं, लोग बढ़िया बड़े बार्स में ग्रीनरी में बैठ के आराम से बियर शेयर पीते हैं, मैच वैच खेलते हैं और तितर शितर पारते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पोक ज़्यादा खाया जाता है, बट एनीवेज ये बेसिकली एक जर्मन कल्चर है। म्यूनिक वगैरह में ऐसे बहुत सारे हैं, बट आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रिया की, तो इसलिए यहाँ से आप थोड़े से व्यूज़ और पिक्चर्स लेने के बाद निकल सकते हैं सीधा यहाँ के मेन सेंट्रल पैलेस की तरफ, द हॉफबर्ग पैलेस। इट्स रियली प्रिटी एंड दैट इज़ गोना बी माय नेक्स्ट स्टॉप। तो जी स्टार्ट तो हमने किया था सेंट स्टीफन स्क्वायर और कैथेड्रल से, और फिर मैं पहुंचा कुछ ही मीटर दूर बियर गार्डन के इस फेमस हिस्टोरिक कोर्टयार्ड पर। बट यहां से आपको जाना है थोड़ी सी वॉक करने के बाद वियना सिटी के हिस्टोरिक और वंस पावरफुल हॉफबर्ग पैलेस कॉम्प्लेक्स में। बट रास्ते में नेशनल लाइब्रेरी के कोर्टयार्ड में जरूर रुक जाइएगा। और हॉफबर्ग पैलेस के मेन एंट्री गेट से थोड़ी सी लेफ्ट अगर आप निकल आए तो आप पहुंचते हैं यहाँ की फेमस नेशनल लाइब्रेरी पे। और ये लाइब्रेरी जो है बहुत ही पुरानी है और ये एक्चुअली शाही महल का हिस्सा रही है, इसलिए ये बहुत ही खूबसूरत है। इसकी जो ग्रैंड हॉल कहेंगे, जो ग्रैंड हॉल है, उसकी छतें, पेंटिंग्स देखने लायक है और ये बनी है बोरोक आर्किटेक्चर स्टाइल में। और वो इसलिए क्योंकि ये जो पीछे महाराजा हैं ये बोरोक टाइम्स में पैदा हुए थे। जोसेफ द सेकंड ये यहाँ की सबसे सेलिब्रेटेड क्वीन के 16 बच्चों में से सबसे बड़े थे। और ये यहाँ के राजा वैसे तो कुछ कम टाइम के लिए रहे हैं, मेरे ख्याल से 10-12 साल के लिए, बट ये जाने जाते हैं अपनी नेकियों के लिए और बहुत बड़े दिल के लिए, क्योंकि इन्होंने अपने इनहेरिटेड शाही खजाने में से ऑस्ट्रिया का पूरा डेट चुका दिया था। और ऑस्ट्रिया कोई छोटी मोटी स्टेट नहीं थी, आज तो ऑस्ट्रिया बहुत छोटी कंट्री है, वियना छोटी सी उसकी कैपिटल है। तो बेसिकली आप ये मान लें कि अगर ये बहुत बड़ा धड़ था तो आज सिर्फ उसका ये सिर रह गया है ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक ज़माने में हैब्सबर्ग एम्पायर की कैपिटल होती थी और ये बहुत ही बड़ा एम्पायर था, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर। बहुत देशों पे इनका राज था और यहाँ की सबसे सेलिब्रेटेड क्वीन थी सिसी, जिसका म्यूज़ियम कल देखेंगे।
और यहाँ पे आपको जगह जगह फ्री वॉकिंग टूर्स होती दिख जाएंगी, जिसमें आपको गाइड को कुछ पैसे नहीं देने होते, बट वो आपको सारी बिल्डिंग्स और लैंडमार्क्स दिखाते हैं, जिसमें आपको एंड में सिर्फ एक टिप देनी होती है। और ये लाइब्रेरी अंदर से क्या अजूबा है, ये तो मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वियना का पास लेके आप कैसे ये सारे म्यूजियम्स और पैलेसेस एक ही टिकट में अंदर से सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड में देख सकते हैं। क्योंकि मैं हमेशा पहला दिन सिटी को बाहर से एक्सप्लोर करने के लिए रखता हूँ, जिसमें कोई टिकट ना खर्चनी पड़े, ताकि आपको शहर जरा थोड़ा सा समझ आ जाए। इसलिए अब चलते हैं हॉफबर्ग पैलेस कॉम्प्लेक्स में। और ये है वियना का फेमस हॉफबर्ग पैलेस, जहाँ से हैब्सबर्ग एम्पायर कई सौ साल तक यूरोप के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर को चलाता रहा था। और इस जगह से ही विंटर में गवर्निंग बॉडीज़ काम करती थी। ये विंटर पैलेस है बेसिकली। और ऑस्ट्रिया के प्रेसिडेंट का ऑफिस आज भी इसी में, सिसी म्यूजियम, इंपीरियल सिल्वर कलेक्शन, ऑर्नामेंट्स म्यूजियम, रॉयल ट्रेजरीज, सारे के सारे यहीं पे हैं। दिस इज़ अ मस्ट वॉच प्लेस वंस यू कम हियर। दिस इज़ द हिस्टोरिक सेंटर पॉइंट ऑफ वियना। और इसके पीछे असली खूबसूरती शुरू होती है, जहाँ पे न्यूबर्ग कैसल है और यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। और मेरा फेवरेट तो ट्रेजरी म्यूजियम है, बट क्योंकि आज इस दिन हम वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं जो कि किसी पास की जिसके लिए ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए किसी टिकट की ज़रूरत नहीं होती, जिसके लिए कोई पैसे नहीं खर्च करने होते, इसीलिए आज हम सब बाहर से देखेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा वियना फ्रॉम द आउटसाइड। बट अगर आप कंसिडर करते हैं थोड़ा सा पैसा खर्च करना और पासेस में और म्यूजियम्स में इन्वेस्ट करना, तो एज आई सेड बिफोर, वो मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। बट अभी जरा पैलेस की तरफ वापस आ जाए। और ये फुटेज है 2 साल पहले की इसी जगह की, जहां मैं दिसंबर की एक सर्द सुबह आया था, जब ठंड बहुत ज्यादा थी, क्रिसमस के टाइम पे एक्चुअली। और सर्दियों में ये जगह इतनी खाली होती है। काफ़ी हट्टे कट्टे हैं ये। रियली प्रिटी। और अब यहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ लगने लगी है, चाहे वो सिटी टूर हो, गाइडेड टूर हो, फ्री वॉकिंग टूर हो, साइकिल टूर हो, सेगवे टूर्स हो, सारे शुरू हो गए हैं और अब भीड़ पड़ने वाली है। और ये टाइम था जी सुबह के 9 बजे का। जून जुलाई में मौसम अच्छा होता है, थोड़ा सा गर्म होता है, बट एक्चुअली यहाँ पे बेस्ट आने का टाइम अप्रैल में ही है, क्योंकि जून जुलाई में फिर टूरिस्ट सीज़न का पीक सीज़न होता है और इंटरनल यूरोप के लोग भी यूरोप में बहुत ट्रैवल करते हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी टूर गाइड्स और सिटी गाइड्स चल रही हैं। तो इसीलिए अगर आप अप्रैल में आते हैं या फिर आते हैं सितंबर में, बेसिकली स्प्रिंग का सीज़न जो अप्रैल में हो गया, या फिर फॉल का सीज़न सितंबर अक्टूबर, बेस्ट टाइम रहता है। मौसम बढ़िया होता है, प्लेजेंट, हल्की हल्की ठंड होती है, एक पतली जैकेट से काम चल जाता है, टूरिस्ट नहीं होते, ऑफ सीज़न होता है, अकोमोडेशन सस्ती मिल जाती है। तो जी हॉफबर्ग पैलेस के अंदर जब मैं पहुंचा तो मेरे लेफ्ट साइड पे पैलेस के सारे इंपीरियल म्यूजियम्स थे, जो हम अगली वीडियो में अंदर से देखेंगे। और इस कोर्टयार्ड में मैंने अपना पिछला शॉट लिया था, और उसके बाद यहाँ से अगर आप आगे की तरफ निकल जाएं तो आप पहुंचते हैं इस एरिया के फेमस न्यूबर्ग कासल में। और हॉफबर्ग पैलेस एक्सप्लोर करने के बाद आप पहुंचते हैं इस एरिया में। और ये एक्चुअली लेटेस्ट एडिशन है हॉफबर्ग पैलेस कॉम्प्लेक्स में। बट लेटेस्ट का मतलब ये नहीं कि ये बनाई गई थी कोई तकरीबन आप मान लीजिए 10-20 साल पहले, या फिर भी कम से कम 100 साल पुरानी है। और फोटोग्राफर्स की पसंदीदा इन रिच बरोक आर्किटेक्चर में बनी बिल्डिंग्स ने सरकारी खजाने पे एक टाइम पे बड़ा जबरदस्त दबाव डाल दिया था। बट दुनिया भर के टूरिस्ट इस हाई लाइफ को एटलीस्ट विजुअली तो आज बड़ा एंजॉय करते हैं। और ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा है, मगर पीछे जो 2 बिल्डिंगें दिख रही हैं वो भी थोड़ी खास हैं। जो 2 बिल्डिंग आपको दिख रही है मेरे पीछे, वो आमने सामने एक नेशनल आर्ट गैलरी है और एक है द म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। ऑस्ट्रियन हिस्ट्री की सबसे पॉपुलर क्वींस में से एक मरिया थेरेसा के नाम पे ये स्क्वायर फेमस है, और इस एरिया को म्यूजियम क्वार्टर बोलते हैं।
जिसके ये बेहद ही खूबसूरत म्यूजियम्स इन्होंने 1889 में ही बना दिए थे। और ये वाला जो है दिस इज़ द न्यूबर्ग कासल, ये भी लेटेस्ट एडिशन का हिस्सा है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये सिटी का पुराना हवा बहुत है। और अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये सिटी का पुराना हिस्टोरिक गेट है। ये एंट्री वॉल थी, ये एक इकलौता ऐसा गेट है जो अब बाकी बचा रह गया है, क्योंकि इस सिटी को एक फोर्टिफिकेशन वॉल घेरा डाला करती थी, क्योंकि ये एक लॉक्ड फोर्टिफाइड सिटी थी। उसको बाद में 1800 के एंड में तोड़ के रिंग स्ट्रासा यानी कि रिंग स्ट्रीट बना दिया गया, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारी खूबसूरत बिल्डिंग्स है, जिनमें कि यूरोपियन पार्लियामेंट शामिल है, साथ ही शामिल है यहाँ का फेमस सिटी हॉल जहाँ पे कि बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आप शुरुआत कीजिए हॉफबर्ग से। अगर चाहें तो देख सकते हैं इसमें कुछ म्यूजियम। सामने मोजार्ट की मूर्ति है, हु वाज द सन ऑफ द सॉइल, द ग्रेट म्यूजिक कंपोजर। सामने म्यूजियम क्वार्टर है, थोड़ी सी आगे जाके फोल्क्स गार्डन है, पीपल्स गार्डन, जो कि बहुत खूबसूरत है, कई सौ किस्म के गुलाब मिलते हैं वहाँ पे। और उसके थोड़ी सी आगे जाके पार्लियामेंट बिल्डिंग, फिर सिटी हॉल और आगे यूनिवर्सिटी ऑफ वियना। तो इसलिए कीप एंजॉयिंग, इट्स रियली प्रिटी। और ये दिख रहे हैं ना, खाली बोतल बैग में रख के इन्हीं से पानी रिफिल करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आधे लीटर की पानी की बोतल कम से कम 3 यूरो की मिलेगी। और ठीक इसी जगह से मैं 2 साल पहले भी निकला था, सिटी की फोर्टिफिकेशन वॉल्स के पुराने गेट के अंदर से होते हुए। जो आपने देखा भी है म्यूजियम क्वार्टर, सॉरी। और इसीलिए मुझे इस सिटी के बारे में इतना कुछ पहले से ही पता है। बट आप खैर एक चीज नोटिस कीजिए कि पेड़ एकदम गंजे हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है और मैं थोड़ा सा पतला। और बस ये रेड लाइट क्रॉस कीजिए और आप पहुंच जाते हैं म्यूजियम क्वार्टर में, जिसमें कि जब मैं दिसंबर के टाइम पहुंचा था तो बड़ी क्यूट सी क्रिसमस मार्केट लगी हुई थी। मीठा ट्राई करते हैं यहाँ पे मार्केट में। What is this called? Kaiserschmarrn. Okay, I'll have a Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn and Erdbeer plum sauce. You can choose Erdbeer plum. I think I'd like to have both. Yeah. सर्दियों में तो ये स्क्वायर कुछ ऐसा दिखता है, मगर गर्मियों में और हॉफबर्ग पैलेस और न्यूबर्ग से वो सामने से आते हुए आप पहुंचते हैं इस जगह पे। और यह म्यूज़ियम क्वार्टर नाम बता रहा है, म्यूज़ियम्स ही म्यूज़ियम्स हैं यहाँ पे। और 2 वियना के सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े म्यूज़ियम्स, जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, रेप्लिका बिल्डिंग्स एक दूसरे के आमने सामने। बहुत महंगी बनी थी ये अपने ज़माने में। मेरे पीछे है द आर्ट गैलरी ऑफ ऑस्ट्रिया, आई गेस नेशनल आर्ट गैलरी है, और इस तरफ जो है ये है म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। दोनों काफ़ी बड़े, काफ़ी पॉपुलर म्यूज़ियम्स हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट अगर आपके पास म्यूज़ियम पास या वियना सिटी पास हो तो आई वुड से कि इनमें से एक तो एटलीस्ट ज़रूर देखिएगा। जब भी आप यहाँ पे आते हैं आर्ट ज़रूर देखना चाहिए। यूरोप का जो हिस्टोरिक आर्ट है बहुत बढ़िया, और ये तो बहुत ही शाही ख़ानदान था, तो इसलिए इनकी जो आर्ट कलेक्शन है, जिस तरीके की बिल्डिंग्स हैं, जिस तरीके की इनकी सीलिंग पे पेंट होते हैं, बहुत ही अमेजिंग होते हैं। मेक श्योर यू वॉच दीज। और क्योंकि आज की जो वीडियो है इट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग द सिटी फ्रॉम द आउटसाइड विदाउट स्पेंडिंग मच, एंड एक दिन में आप कैसे वियना की कोर इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हैं उसके बारे में। बट कल जो मैं शूट करूँगा वो होने वाली है कि आप वियना पास को यूज़ करते हुए म्यूज़ियम्स कैसे देख सकते हैं एक दिन में सारे के सारे। उसके अंदर इन दोनों को अंदर से देखेंगे तसल्ली से। फिर म्यूजियम क्वार्टर से निकल के इसकी फेमस रिंग रोड पे थोड़ी सी आगे चल के आप पहुंचते हैं फोल्क्स गार्डन या फिर पीपल्स गार्डन।
ओके जी, तो बात ज़रा थोड़ी सी समझने वाली है। यहाँ पे है हॉफबर्ग पैलेस, जिससे मैं आया इस तरफ, और यहाँ पे है पीछे म्यूज़ियम क्वार्टर। म्यूज़ियम क्वार्टर देखने के बाद अब मैं चल रहा हूँ जिस रोड पे, इसका नाम है रिंगस्ट्रासा। ये इसकी रिंग रोड है। इसके दोनों तरफ बड़ी पुरानी हिस्टोरिक खूबसूरत बिल्डिंगें सजी हैं। ट्राम सिर्फ दौड़ती भागती रहती हैं। एक अभी आ गई, ये दूसरी पीछे से आ रही है। और इसके इस तरफ यहाँ पे है यहाँ का चिल्ड्रन पार्क, एक्चुअली फोल्क्स गार्डन यानी कि पीपल्स गार्डन। चिल्ड्रन पार्क इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमको पिकनिक पे सारे दिल्ली के एक पार्क में मिल जाते थे। उसको चिल्ड्रन पार्क क्यों बोलते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया। इट्स जस्ट अबाउट रेगुलर पार्क। एनीवेज, अभी मैं उस साइकिल लेन में जब मुझे नहीं होना चाहिए, इसलिए इससे पहले कोई घंटियाँ बजाए या मुझे ठुड्डा मारता हुआ निकल जाए तो मैं घास पे आ जाता हूँ। आगे जाके आता है यहाँ पे फोल्क्स थिएटर, पीपल्स थिएटर अगेन, जो कि बड़ी हिस्टोरिक बिल्डिंग है अगेन। थोड़ी सी आगे पार्लियामेंट, फिर सिटी हॉल। तो आप हॉफबर्ग से निकलिए, म्यूज़ियम क्वार्टर में टाइम स्पेंड कीजिए और रिंगस्ट्रासा की गेड़ी लगा लीजिए। आपका ओल्ड टाउन ख़त्म, ओपेरा पे आके। और रिंगस्ट्रासा पे ही एक्चुअली पैलेस के बिल्कुल साथ दीवार टच करती है फोल्क्स गार्डन की, यानी कि पीपल्स गार्डन। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस गार्डन में चक्कर ज़रूर मार लीजिएगा। समर्स में तो ये अपने पूरे ब्लॉसम्स में होता है। बहुत बढ़िया फ्लावर्स यहाँ लगाए होते हैं और हर एक के नीचे लिखा होता है कि ये कौन सी स्पीशी है। और इसी के दूसरी तरफ जो गार्डन का दूसरा हिस्सा है, वहाँ पर तो मोज़ार्ट की एक बड़ी क्लासिक स्टैचू भी है। बट रास्ते में आपके सामने एक बड़ी एक्सोटिक बिल्डिंग आएगी, द ऑस्ट्रियन पार्लियामेंट। पहुंच तो गया हूँ बट सैडली पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग अंडर मेंटेनेंस है, तो इसलिए मैं आपको ये ढंग से दिखा नहीं सकता। बट नथिंग टू वरी अबाउट। अब फ़ायदा ये है कि मैं यहाँ पे पहले भी एक बार आ चुका हूँ, पूरी सीरीज शूट कर चुका हूँ। बट उस टाइम मुझे ना एडिटिंग आती थी ना शूटिंग, तो बड़ी पुरानी शूट करी हुई है। बट उसमें से कुछ शॉट्स निकाल के मैं सीरीज़ में दिखा दूँगा कि ये कितनी खूबसूरत है। और इसके आगे सिटी हॉल है, वो भी पूरा का पूरा अंडर मेंटेनेंस है, तो इसलिए अब यहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट आइडली मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप आएँ बाहर रिंगस्ट्रासा पे, तो इस तरफ निकल आएँ। ये सारी बिल्डिंग एक्सप्लोर करते हुए आगे जाते जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वियना आ जाएगी, फिर आगे कार्ल प्लाट्स आ जाएगा। वहाँ पे मेरे ख्याल से कार्ल्स चर्च बोलते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत चर्च है। और उसके बाद पैलेस की समाप्ति कर सकते हैं आप। पीछे मेरे है पार्लियामेंट बिल्डिंग और हम हैं रिंगस्ट्रासा पे, जो यहाँ की रिंग स्ट्रीट है। इस स्ट्रीट पे एक ट्राम चलती है येलो कलर की, जिसको रिंग ट्राम बोलते हैं, और वो कांस्टेंट इसके सर्कल लेती रहती है। आप चाहें तो एक एक करके स्पॉट्स पे उतर के जगहें एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट आपको ये बता दूं कि मैंने ये वीडियो 2 दिन में शूट की थी, इसलिए आपको मेरे बालों और कपड़ों में चेंज दिख सकता है। बट अगर आप सिंपल सा यही रूट फॉलो कर लें तो एक ही दिन में वियना से अपने आप को फेमिलियराइज कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन सा लैंडमार्क आपने अंदर से देखना है। और एग्जैक्टली यही करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आप गौर करें तो आज का खर्चा सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट्स और एक लंच स्नैक था, जो मैंने सुबह हॉस्टल के पास वाले स्टोर से ही 3 यूरो में पैक करा लिया था। वैसे तो इसको फ्रेश खाने का बेस्ट फ़ायदा जब ये गर्मा गर्म होता है, हवा चल रही है। बट अभी भी ठीक है क्योंकि सुबह थोड़ा रश था, जल्दी में था, तो इसलिए अब खाना जो है आराम से बैठ के पिकनिक करनी है। आधा घंटा टांगों को आराम देना है, आधी शूटिंग होगी, आधी बाकी है। और बहुत लोग मेरे को ये बोलते हैं कि यार आप सिर्फ देसी खाना खाते हो, बाहर का खाते नहीं, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर का ही मिक्स कर लेते हैं इस बार, क्योंकि अब देसी में दाल मखनी तो मैं अपने साथ लेके चलता ही हूँ। ये पड़े हैं गेट्स के डब्बे, ये रेडी टू ईट इंडिया से 100 रुपये में मिल जाते हैं, यहाँ 150 में मिलते हैं। तो ये तो आप ब्रेड के साथ या फिर नान मिल जाते हैं सुपरमार्केट में, उसके साथ भी खा सकते हैं। पीता ब्रेड के साथ सैलेड ये वाली मिलती है, ये है जी 3 यूरो की, यानी कि 250 रुपये की। इसके अंदर डिप डलती है ये वाली 70 सेंट की, बहुत ही बढ़िया डिप होती है, मोमोज टाइप चटनी है, पतली पतली, एकदम बढ़िया स्वाद। तो आधी मैं ये खाने वाला हूँ। ये है जी स्निट्ज़ल, यहाँ की बड़ी पॉपुलर मील है। अब ये
मीट होता है बेसिकली अलग अलग तरह का, या तो ये चिकन होगा या फिर पोर्क में भी आता है, तो आप जो मीट खाते हैं यू कैन पिक इट अप। बट अगर आप वेजिटेरियन है तो दिस इज गुड, वैसे तो इसमें भी चिकन है, बट ये टोफू में, फलाफल हर ऑप्शन में आता है। और ये श्निट्ज़ल जो है ये खाया जाता है उबले हुए आलू के साथ, मैश्ड पोटैटो बॉइल्ड पर थोड़े से ठंडे, और इसमें मैंने ऊपर से डलवा लिया टबैस्को, क्योंकि इसमें कोई फ्लेवर तो होता नहीं, यहाँ के जो लोग हैं वो खाना थोड़ा सादा खाते हैं। उसके बाद में सलाद के लिए वैसे मैं खीरे खाता हूँ, पर ये एक अलग तरह के खीरे हैं जो मैं लेके आया हूँ। तो ठीक ठाक रेट में अगर आप सुपरमार्केट से खाना ले लें और यहाँ की लोकल चीजें भी ट्राई कर लें तो मिल जाती हैं। वो इसलिए अगर आप डाउनटाउन में लेंगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा। जहाँ से मैंने लिया ये 4 यूरो में मिला, डाउनटाउन में 7 या 8 का मिलता है, और ये 3 यूरो की है सुपरमार्केट बिला वहां से, या फिर स्पार में भी मिल जाती है। और ये भी सुपरमार्केट से लिया है 2 यूरो का, ये भी यहाँ पर 2 यूरो की मिलती है। दाल मखनी इंडिया से लेंगे तो 1-1.5 यूरो की, और इंडिया से ला सकते हैं, बट क्योंकि ये खाना है और सेमी सॉलिड है तो इसलिए इसको जो बड़ा वाला बैग होता है ना, जिसको चिकन बैग बोलते हैं, उसमें डालना है। कैरी ऑन जो कि फ्लाइट में जाता है उसमें नहीं। तो बस खा लेते हैं खाना, यही इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन है। तो गाइस, मैंने आपके रिक्वेस्ट पर हर ट्यूसडे आने वाली ट्रैवल सीरीज के एपिसोड्स लंबे कर दिए, और इन वीकली ट्रैवल एपिसोड्स और हफ्ते के बाकी ऑल्टरनेट डेज पर मेरे आने वाले रियल टाइम व्लॉग से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा।